दोस्तों, पिछले 27 वर्षों में यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनका क्रम से अध्ययन करेंगे। और आइए हम देखते हैं पिछले 27 वर्षों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से सबसे पहला टॉपिक हम लेके चलते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से जो प्रश्न पूछे गए हैं आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे समक्ष है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। पहला विकल्प है यूनानियों ने, दूसरा है रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। तो इसका सही उत्तर है डी अरबों ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। इसका सही उत्तर है ए लोपामुद्रा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है संवत्सर और सूची 2 में कि उसकी गणना कब से की गई है। तो हमारे पास है विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर। हमने मिलान करना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी यानी कि विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत्सर 320 ईसा पूर्व, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी रहेगा कि विक्रम संवत्सर की गणना की जाती है 58 ईसा पूर्व से, शक संवत्सर की गणना की जाती है 78 ईसा पूर्व से, गुप्त संवत्सर की 320 ईसा पूर्व से और कली संवत्सर की 3102 ईसा पूर्व से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं कि कौन सी भाषा गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्रों द्वारा बोली जाती थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा बी यानी कि प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न। अशोक के अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। अशोक के जो शिलालेख थे उनमें आमतौर पर जनरली किस नाम से उल्लेख हुआ है? उसका सही उत्तर रहेगा डी यानी कि प्रियदर्शी। अगला प्रश्न। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था, यानी कि जो प्राचीन ग्रंथों के अंदर यवन प्रिय शब्द दिया गया था उसका अर्थ क्या था? तो उसका अर्थ था काली मिर्च से, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि जैन धर्म ने। अगला प्रश्न। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? ऑप्शन ए ज्ञान, बी भक्ति, सी योग और डी कर्म। इसका सही उत्तर रहेगा सी यानी कि योग से।
देखते हैं अगला प्रश्न। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है कि उसके अंदर जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है उसमें देवता के कितने हाथ दिखाए गए हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। पहला ए 8 हाथ, बी 6 हाथ, सी 4 हाथ और डी 2 हाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 4 हाथ। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है कि प्राचीन भारत के अंदर जो धारणाएं थी कि विश्व की उत्पत्ति किस क्रम से हुई है उसका क्रम दिया गया है। पहले हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, द्वापर, कृत, त्रेता और कली। ऑप्शन बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली। सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। डी है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। यानी कि पहले कौन सा युग आया फिर कौन सा आया वो क्रम हमने बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि कृत, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग। देखते हैं अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। कि देवदासी संस्था का अभी मामला था तो चलता रहता है, उसके संबंध में कौन सा जो मंदिर है वो समाचारों में चर्चित रहा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि जगन्नाथ मंदिर, जो कि कहाँ है, उड़ीसा के पुरी में। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है ए यानी कि सिंधु, बी सुतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। इसका सही उत्तर है ए यानी कि सिंधु, जिसे इंडस नाम से भी बोला जाता था। अगला प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। कि जो साहित्य दिए हुए हैं उनमें से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये हमने बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास थेरी गाथा, बी आचार रंगसूत्र, सी सूत्रकृतांग और डी बृहत कल्प सूत्र। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि थेरी गाथा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। ये बताना है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बौद्ध धर्म में भी हैं और जैन धर्म में भी है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। 3 कर्मकांडों की फलता का निषेध। 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इनमें से नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सही है ये बताना है कि 1, 2, 3 और 4 या फिर 2, 3 और 4 या 1, 3 और 4 या फिर 1 और 2। तो इसका सही उत्तर है 2, 3 और 4। देखते हैं अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। कि प्राचीन जो भारतीय समाज था उसके अगर वर्गों को देखें तो उनमें से ये बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास कुल, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी कोश, ऑप्शन डी गोत्र। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि कोश।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? यानी कि मेडिकल साइंस के रिगार्डिंग किसको गुप्त काल के दौरान जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि सुश्रुत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित सतरित चट्टान यानी कि शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ऐसी कौन सी मूर्तिकला थी जिसके अंदर हमेशा हरित सतर की जो चट्टान है, शिस्ट है, उसका प्रयोग होता था? तो मौर्य मूर्तिकला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मथुरा मूर्तिकला, ऑप्शन सी भरहुत मूर्तिकला, ऑप्शन डी गांधार मूर्तिकला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भरहुत मूर्तिकला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 में कि वो किस विषय से संबंधित हैं। तो पहला अपने पास है विशाखादत्त, वराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। सूची 2 में है चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विशाखादत्त का संबंध है नाटक से और वराहमिहिर का संबंध है खगोल विज्ञान से और चरक का चिर परिचित है कि चिकित्सा से हैं और ब्रह्मगुप्त हैं हमारे गणित से। देखते हैं अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त यानी कि छोड़ी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ऑप्शन ए है कामसूत्र, ऑप्शन बी मानव धर्मशास्त्र, ऑप्शन सी शुक्र नीतिसार और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर रहेगा अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और ये राजनीति से संबंधित है। ये अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। इसके लेखक हैं कौटिल्य और इसका संबंध है राजनीति से। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 ऑप्शन सूची 1 में दिया हुआ है गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव, और सूची 2 में दिया गया है कि वो कहाँ से थे, बादामी, पनमल्लई, खजुराहो, देवगढ़। तो हमारे पास इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि गुप्त का संबंध है देवगढ़ से, चंदेल का संबंध है खजुराहो से, चालुक्य का संबंध है बादामी से और चालुक्य का संबंध है बादामी से, पल्लव पनमल्लई से। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य यानी कथन अशोक के परस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? पहला है इन पर बढ़िया पॉलिश है, दूसरा यह अखंड है, सी स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये बात गलत है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि खरोष्ठी। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जिस प्रकार से उर्दू लिखी जाती है इसी प्रकार से खरोष्ठी लिखी जाती थी। अगला प्रश्न,
नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। किसके अंदर दिया हुआ है? नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसका किस उपनिषद के अंदर वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी केनोपनिषद। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कठोपनिषद। जो हमारा ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो ऑप्शन बी जो हमारा है मुंडकोपनिषद, वहाँ से लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। मिलिंद पुनः राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये बताना है कि राजा मिलिंद और कौन सा वो बौद्ध भिक्षु था जिसके बीच संवाद हुआ था, और उसका वर्णन मिलिंद पुनः के रूप में है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट और डी कुमारिल भट्ट। इसका सही उत्तर रहेगा नागसेन। मिलिंद पुनः, राजा मिलिंद और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बीच का संवाद है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? पहला कालसी या कलसी भी बोलते हैं इसे, बी रोमिंदेई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और डी मास्की। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।